Am I audible to you? Can you hear me? Okay, fine. So we last time we discussed marketing research. हमने introduction किया था chapter 1 basically, lecture 1. So we covered all the basics of what is marketing, what is research, and how important is marketing research. So ये सारे aspects हमने last time discuss किए थे. और इनको डिस्कस करते हुए फिर हमने डिफरेंट सोर्सेज भी डिस्कस किए थे, जो जैसे कि अगेन किस किस लेवल के ऊपर आपको मार्केटिंग रिसर्च की जरूरत पड़ती है, ऑल दी प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोशन प्लेस, और इस इंफॉर्मेशन को फिर हम कहाँ से ले सकते हैं। मैंने इसके अंदर जो डिस्कस किया था कि मार्केटिंग रिसर्च की एक बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के थ्रू आप ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज हैं जो मार्केटिंग रिसर्च की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। यू जस्ट टेल देम व्हाट दे यू वांट। इसमें दो ऑप्शंस होती हैं, आइदर वो आपको डाटा सप्लाई कर देते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ होता है, या फिर वो आपके कहने पे आपको डाटा कलेक्ट कर देते हैं। तो इसको हम रिसर्च सप्लायर्स का नाम देते हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद चैप्टर 2, लेक्चर 2, एट पेज नंबर 7। अब हम रिसर्च के सप्लायर को सिलेक्ट कैसे करेंगे। हमने एक रिसर्च सप्लायर लेना है जिससे हम डाटा ले सकें, तो हाउ डू वी सिलेक्ट दीज। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काउंट हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट में से एक कि उसकी रेपुटेशन कैसी है, मतलब वो फेक डाटा तो नहीं प्रोवाइड करता। यस प्लीज, वालेकुम सलाम। तो सबसे पहली चीज आ जाएगी रेपुटेशन, कि जो फर्म हमें डाटा प्रोवाइड कर रही है उसकी रेपुटेशन क्या है। व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर एक कंपनी ऐसी पॉपुलर है कि यार ये डाटा गलत देती है, ये अपनी मर्जी से बना देते हैं, या आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा को बनाकर प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो डाटा हमें कोई चीज प्रोवाइड नहीं करेगा, वो हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा होगा, वो डाटा उल्टा हमें नुकसान करवा देगा। सो अगर हमें पता है कि ये फर्म सही डाटा कलेक्ट नहीं करती, ये इनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, ये डाटा सही से कलेक्ट, अगर ये इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि हम 300 लोगों का डाटा लेंगे और बाद में 100 लोगों का डाटा लिया, उसको डबल ट्रिपल करके आपको वापस कर दिया, सो यू नो कि इससे हमारी हेल्प नहीं होगी। हम जिस पर्पस के लिए ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा हमें। हमारा नुकसान हो सकता है अगर हम मार्केटिंग कर देंगे उस डाटा की बेस के ऊपर। फर्स्ट थिंग, जब डाटा के लिए हम सप्लायर ढूंढ रहे होंगे तो विल सी के हाउ इज देयर रेपुटेशन, ठीक है। इसी तरह से जो पहले प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, जो पिछले प्रोजेक्ट्स वो कंप्लीट कर चुके हैं, वो प्रोजेक्ट्स कितने थे, किस कंपनियों के साथ थे, कोई बड़ी कंपनीज के साथ थे। अब ये एक प्लेटफॉर्म है, मुझे उसका नाम भूल रहा है, ये डेवलपर्स के लिए, जो वेब डेवलपर्स, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जिन्हें हम कह सकते हैं, उनके लिए वो प्लेटफॉर्म है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम अभी याद नहीं है। तो वहां पर वो जो भी प्रोजेक्ट्स आए होते हैं वो उन्होंने बताए हुए होते हैं, और बताया होता है कि ये इस बड़ी कंपनी के साथ, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ, सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनी के साथ, एप्पल के साथ था, इसके साथ था, गूगल के साथ था। वहां अब लोग इंटरेस्टेड होंगे ना, हाँ अगर यहाँ पर ये कंपनीज जॉब पोस्ट कर रही है तो हमारे फायदे की चीज है, वी शुड गो एंड वर्क देयर। दूसरी जो कंपनीज लेना चाह रही होंगी वो भी ये देखेंगे कि ओके, यहाँ पर तो बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, वो यहाँ की सर्विसेज है, मतलब यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कितने किए हैं और किन कंपनीज के लिए, तो बड़ी कंपनीज थी, छोटी कंपनीज थी, किस टाइप का प्रोजेक्ट था। उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि कितना अच्छा डाटा आपको प्रोवाइड करेंगे। देन नेक्स्ट, कंप्लीशन ऑन स्केड्यूल, क्योंकि अगर आपने उनको टाइम दिया कि मुझे बाय एंड ऑफ लेट सपोज अक्टूबर डाटा चाहिए, वो अगर आपको नवंबर में प्रोवाइड करेंगे तो आपका वक्त गुजर चुका है। आपने उसकी बेसिस के ऊपर जो डिसीजन मेकिंग करनी थी वो आपने एंड ऑफ अक्टूबर पे करनी थी या स्टार्ट ऑफ नवंबर में कर दी। अगर वो आपको एंड ऑफ नवंबर दे रहे हैं डाटा, तो आपके लिए वो किसी काम का नहीं है, हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा ना। मैंने किसी से कहा कि जी मुझे कोई लॉन्च करनी है, ठीक है। अब वो लॉन्च अगर होनी थी एक सर्टेन इवेंट के ऊपर, लेट सपोज ईद मिलादुन नबी के हिसाब से हमने कोई चीज लॉन्च करनी थी इन अक्टूबर, अब हमने लॉन्च करनी थी अक्टूबर में, हमने उससे पहले डाटा मांगा। अगर वो डाटा मुझे उस इवेंट के होने के बाद प्रोवाइड करेगा तो मेरे तो किसी काम का नहीं अगले साल तक एटलीस्ट। वी हैव टू कंसिडर दैट एज वेल कि वो टाइमली कंप्लीशन भी करते हो जो हमारे साथ कमिटमेंट उन्होंने की है। क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, अगेन जो मैंने प्रोजेक्ट्स में डिस्कस कर ली है ये बात। एंड देन द फर्म, फॉर एग्जांपल हमारे जो प्रोजेक्ट, ये तीनों बातें एक जैसी हैं, ये डिफरेंट यहाँ पर पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स आपको मिल जाएगी कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने थे, उनकी क्वालिटी कितनी क्या थी, एंड अगेन जो प्रोजेक्ट्स उसने किए उसको हमसे कितना ताल्लुक है उसका। आपने किसी को हायर किया है, जैसे कि बड़ी कंपनीज होती हैं वो हायर कर लेती हैं। अब फिलहाल मैं मार्केटिंग से बाहर जाके एग्जांपल भी दे रहा हूँ जहां पर मुझे लगेगा कि ये सूटेबल है। एक बड़ी कंपनी है, उसको लगता है कि ये XYZ फोटोग्राफर है, उसको हम हायर कर लेते हैं। उससे उन्होंने अपनी एक एड कैंपेन थी या अपनी कोई सोशल मीडिया कैंपेन थी, अपनी कोई भी कैंपेन थी, उसके लिए उन्होंने फोटोग्राफी का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब हमें लैंडस्केप फोटोग्राफी नहीं चाहिए, हमें किसी और चीज की, हमें प्रोडक्ट फोटोग्राफी चाहिए, हमें कोई स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए। तो अगेन हम लैंडस्केप फोटोग्राफर को हायर नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए, बिलबोर्ड्स के पोस्टर्स वगैरह की फोटोग्राफी के लिए।
विल हैव टू हायर समवन जिसे ये एडवर्टाइजमेंट का नॉलेज है, जिसे मार्केटिंग का नॉलेज है। सो विल हैव टू डिसाइड कि जो प्रोजेक्ट उसने किए हैं फर्म ने, जैसे हम डाटा लेने जा रहे हैं, उसने हमसे मिलते जुलते प्रोजेक्ट किए हैं या हमसे बिल्कुल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। सो हमारे डाटा की क्वालिटी उस पर डिपेंड कर रही होगी, बिकॉज अगर हमसे मिलते जुलते क्यों, उसे पता होगा कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और डाटा उसके हिसाब से कलेक्ट करेंगे। ठीक है। सिमिलरली हो सकता है हमें कुछ टेक्निकल डाटा चाहिए, उसका एनालिसिस टेक्निकली करवाना है, तो उस फर्म के पास क्या वो टेक्निकल एक्सपर्टीज हैं, क्या उसके पास वो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं जो ये डाटा कलेक्ट करके हम एनालाइज करके दे देंगे। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ पॉइंट कि उसके पास वो पर्सनल हो जिनको ये काम करना आता हो। ठीक है। अगर हमने वीडियो बनवानी है किसी मार्केटिंग कैंपेन की, विल नीड समवन के जिसको एक अच्छी वीडियो कैंपेन चलानी आती हो, बनानी आती हो, उसको एडिट करना आता हो, ऑल दैट। या सिमिलरली हमें सोशल मीडिया के कुछ काम करवाना है, तो विल एक्सपेक्ट कि उसको सोशल मीडिया का नॉलेज हो, उसे पता हो कहाँ पर क्या पोस्ट किस तरह से टारगेट करनी है ऑडियंस को। देन अगेन अच्छी कम्युनिकेशन हो उसकी आपके साथ, क्लाइंट को सर्विस अच्छी प्रोवाइड करते हो। आप जो कहें कि यार इसके अंदर ये चीज भी ऐड कर दो, तो ऐड कर दें। आप कहें कि हमें इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं, इसकी जरूरत है, तो उसके हिसाब से उसको एकोमोडेट कर दें। सो कितनी अच्छी कम्युनिकेशन है उनकी आपके साथ और कितनी आपको अच्छी सर्विस दे रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा फैक्टर जो इन सब चीजों से बड़ा है, अब मैं देखूंगा कि उसकी कॉस्ट क्या है, मुझे कंपेटिटिव बिड देते हैं कि नहीं। इट इज यूजलेस टू डू मार्केटिंग रिसर्च कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो 2 मिलियन का है और 3 मिलियन आपने सिर्फ मार्केटिंग रिसर्च पे स्पेंड कर दिया। प्रोजेक्ट से प्रॉफिट 2 मिलियन आने वाला है, तो आप 3 मिलियन मार्केटिंग रिसर्च पे स्पेंड करके ये जान रहे हैं कि मार्केट में ये प्रोडक्ट बिकेगा भी कि नहीं। दैट वुड बी स्टूपिड। ठीक है। तो आपकी कॉस्ट उतनी होनी चाहिए जो आपका प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करेंगे, जो भी उससे आगे सर्विस ऑफर कर रहे होंगे या प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, वो कुछ अर्न करके दे उसके ऊपर आपको। आपका कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, हम बीइंग मार्केटिंग मैनेजर और तो हम अगर एक प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं कि ये मार्केटिंग कैंपेन होगी, हमने उसके लिए मार्केटिंग रिसर्च करवानी है 3 लाख रुपए की, और उसके बाद हम अपने बॉस को प्रेजेंट करते हैं इससे हमें 2 लाख का प्रॉफिट होगा, या इससे हमें 3 लाख का प्रॉफिट होगा, तो वो तो कभी नहीं अप्रूव करेगा। सीधी सी बात है भाई, 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, 3 लाख लग गए इसके ऊपर, तो बचा क्या? जीरो। तो हम क्यों करें ये कैंपेन? ठीक है। इसी तरह से इवन ये भी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि अगर आपके डिपार्टमेंट में बेनिफिट नहीं हो रहा तो भी वो प्रूव करने को तैयार नहीं होगा आपका बॉस। दिस इज अ वेरी पॉपुलर एग्जांपल, जहां पर एक मैन्युफैक्चरर था, उसके पास उसके डिवीजन क्या जो डिफरेंट डिवीजन थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे जहां पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता था। सो व्हाट दे डू यूज्ड टू डू कि हर डिपार्टमेंट की अपनी कॉस्ट होती थी, और उसके बाद वो प्रोडक्ट अगले डिपार्टमेंट को जाता, वो अपनी कॉस्ट लगाता था, फिर अगले डिपार्टमेंट को चाहता था। तो शुरू के डिपार्टमेंट्स में किसी के पास एक अपने बॉस के पास एक बंदा प्रपोजल लेकर गया कि मैं प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है ना उसके अंदर $250 की कमी कर सकता हूँ पर यूनिट। पर यूनिट हमारा जो प्रोडक्ट है $250 कम में बन जाएगा। तो बॉस बड़ा खुश, फैंटास्टिक आइडिया, बताओ कैसे कम होगा। तो उसने बताया कि जी प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट आखिरी डिपार्टमेंट में जाकर $250 कम होगी। डिपार्टमेंट लेट्स सपोज हमारा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट सी, ए बी सी, और डिपार्टमेंट जी में जाकर उसकी कॉस्ट $250 कम हो जाएगी। हमारे डिपार्टमेंट में उस प्रोडक्ट के ऊपर जो कॉस्ट है, लेट्स सपोज डिपार्टमेंट जी को जो भी कॉस्ट पड़ रही है उसकी, उसके हिसाब से उसको तकरीबन $550 उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में $300 एडिशनल कॉस्ट लगेगी। हम यहाँ $300 का एडिशनल काम करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, जब आगे जाएगा तो उस डिपार्टमेंट में जाकर $550 कम लगेंगे, तो $250 की सेविंग उस डिपार्टमेंट में जाके होगी। तो बॉस ने कहा निकल जाओ, दोबारा मेरे ऑफिस आने की जरूरत नहीं, ऐसा कोई आइडिया नहीं लेकर आना। ऑल्दो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है, the boss should have looked at the whole picture कि ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल पर यूनिट कॉस्ट $250 कम पड़ती है। लेकिन उसे क्या प्रॉब्लम है, मेरे डिवीजन में कम होनी चाहिए, मेरे डिपार्टमेंट में कम होनी चाहिए, दूसरे के डिपार्टमेंट में कम होगी तो मैं तो बुरा हो जाऊंगा ना, मेरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट बढ़ गई। सो दीज थिंग्स आल्सो हैपन, सो यू हैव टू कंसीडर कॉस्ट। ये अक्सर मेरे स्टूडेंट्स, जब स्पेशली हम मार्केट, अभी आपका कंप्रीहेंसिव भी चल रहा था, तो स्टूडेंट्स ने सर हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हमसे फाइनेंस का पेपर क्यों लेते हैं? तो आई टोल्ड देम आप मार्केटिंग कर सकते हैं फाइनेंसिंग जो बजटिंग करने के अलावा, कि मैंने इतने पैसे लगाने हैं और इतने मुझे मिलेंगे, तो थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए। तो ये बेसिक, जैसे कि हम जो फाइनेंस पढ़ा है उसको भी हम मार्केटिंग पढ़ाते हैं, उसको मैनेजमेंट भी पढ़ाते हैं, तो एचआर भी पढ़ाते हैं, क्योंकि बेसिक्स का नॉलेज सबको होना चाहिए। मूविंग ऑन, सिर्फ अगर हम इसके ऊपर फोकस करने बैठ जाए अगर कि चलें जी सबसे सस्ती बिड किसने की है, दैट वुड बी स्टूपिड। जो सबसे सस्ती बिड कर रहा है वो कहीं पर कॉस्ट कट भी कर रहा होगा, हो सकता है वो आपको पहले से उसने जो डाटा कलेक्ट किया है वो प्रोवाइड कर रहा हो और वो आपसे रेलिवेंट ना हो, या वो आज से 5 साल पुराना डाटा है।
तो मार्केट तो 5 साल में कहां से कहां पहुंच गई है। और इस वक्त जो पेस ऑफ ग्रोथ है इन द इंडस्ट्री, इन द वर्ल्ड एज वेल, इन द होल वर्ल्ड, जिस पेस के ऊपर वर्ल्ड आज ग्रो कर रहा है, आज से पहले किसी जनरेशन ने इस पेस के ऊपर ग्रोथ नहीं देखी। यू हैव सीन अ कोविड पेंडेमिक रिसेंटली, और अगेन जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है, पेस ऑफ चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर इस तरह के डेवलप हो गए नए जो ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस करते जा रहे हैं। सो थिंग्स आर चेंजिंग एट अ वेरी रैपिड पेस। ये वो जनरेशन है, यूजुअली टेल माय स्टूडेंट्स के, जहां पर आपने अपनी जनरेशन में इतना चेंज देखा है जितना पिछली 5-6 जनरेशन ने अपनी ड्यूरेशन के अंदर नहीं देखा होगा। लास्ट जो सबसे बड़ा चेंज था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी। तो उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई, हेल्थ स्टैंडर्ड्स बहुत इंप्रूव हो गए, वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स लोगों की बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए। एंड दिस इज द सेकंड रेवोल्यूशन, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन। अगेन जॉब्स भी जाएंगी, लेकिन बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी आएगी। लाइक आज से मे बी लाइक 5 years ago, आई कुडंट इमेजिन कि कंप्यूटर आपको एक पैसेज लिख कर दे सकता है। इट वॉज अनथिंकेबल। साइंटिस्ट भी सोच रहे थे यार ये पॉसिबल है भला कि कंप्यूटर एक स्टोरी लिख कर दे दे, आपको एक बुक लिख कर दे दे। इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, हो सकता है मिलियंस ऑफ ईयर्स कंप्यूटर चलता है एट रैंडम लिख दे, but it is not possible to do that. Today, computers can write you a very good article, even finer than most of my students can write. That's become a reality using artificial intelligence, neural networks. So things are changing very rapidly. We don't want old data. We don't want previously collected data for some other purpose. We might be interested in relevant data that is related to us, especially based on our customers. So what we want, हम लोएस्ट कॉस्ट भी नहीं देखेंगे, हम हाईएस्ट कॉस्ट भी नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे उसकी जो क्वालिटी वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, इज इट जस्टिफाइंग द कॉस्ट ऑफ दैट रिसर्च जो वो डिमांड कर रहे हैं हमसे। देन कॉस्ट एंड क्वालिटी हैव टू बी कंपेयर्ड, दैट इज अ सिंपल रूल। अगेन देयर आर वेरी you can say lucrative careers in marketing research as well. So for example, vice president marketing research, research design director, assistant director research, senior project manager, statistician or data processing specialist, senior analyst, junior analyst, field work director, operational supervisor, field worker. So बहुत सारी पोस्ट अवेलेबल हैं, and especially in today's era जहां पर बिग डाटा इतना ज्यादा है ऑर्गेनाइजेशंस के पास, उसको एनालाइज करने के लिए लोग नहीं है। सो आज अगर आप देखें इंटरनेशनली बिग डाटा एक्सपर्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। एंड फॉर बी टू बी वेरी फ्रैंक, टू लेट यू नो द फैक्ट्स, इवन यू कैन नॉट जज योरसेल्फ एज गुड एज फेसबुक कैन प्रोफाइल यू। आपकी फेसबुक प्रोफाइल, आपको जो फेसबुक प्रोफाइल करता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोडक्ट ब्राउज किया था, आपको चाहिए था, एंड यू ड्रॉप इट, आई विल थिंक अबाउट इट। थोड़ी देर बाद अपने फेसबुक वाली फेसबुक के ऊपर कॉर्नर पे वही ऐड आएगी। दे आर ट्रैकिंग यू विद द कुकीज के, चाहिए वही बंदा है, उसी ने फेसबुक खोली हुई है, उसी प्रोडक्ट की ऐड आएगी। दे आर फोर्सिंग यू टू बाय इट। दे आर प्रोफाइलिंग यू इवन बेटर देन यू कैन प्रोफाइल योरसेल्फ। वो आपके पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर आपको बिग 5 पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आपको सेगमेंट्स में क्लासिफाई नहीं कर रहे, वो आपको एट इंडिविजुअल लेवल आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे हमारे कस्टमर के लिए। सो दिस वाज अ वेरी बिग स्कैंडल, द कैम्ब्रिज एनालिटिका, कि जहां पर फेसबुक ने एक मैसिव अपने क्लाइंट्स का डाटा कैम्ब्रिज एनालिटिका को सेल कर दिया था। सो इसके ऊपर उनको बहुत ज्यादा फाइन भी पे करना पड़ा है। तो वो कैम्ब्रिज एनालिटिका से, कैम्ब्रिज वालों ने भी इसको स्टडी किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, नॉट कैम्ब्रिज एनालिटिका, अब मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। तो दे स्टडी दी फेसबुक प्रोफाइल्स, और उसकी बेस के ऊपर उन्होंने पर्सनैलिटी प्रोफाइल बनाई, एंड एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस की बेस के ऊपर आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, उनकी बेसिस के ऊपर पर्सनैलिटी प्रोफाइल बनाई। एंड दे फाउंड आउट कि फेसबुक के डाटा की बेस के ऊपर ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी प्रोफाइल बनाई जा सकती है। इवन सेगमेंटेशन, हम पहले इसको देखते थे ना कि डेमोग्राफिक्स की बेस के ऊपर हम सेगमेंटेशन कर लेते हैं, एज, जेंडर, इनकम लेवल, ऑल दोस डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है, ये फिटनेस कॉन्शियस है, नॉन फिटनेस कॉन्शियस है, फैशन कॉन्शियस है, ऑल दोस डिफरेंट थिंग्स, ओ दे आर नोवेयर क्लियर क्लोजर टू व्हाट वी डू टुडे। आज जिस लेवल के ऊपर एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जाता है, सो टू गिव यू एन एग्जांपल, एक प्रोफेसर था, वो अपने यूनिवर्सिटी कैंपस से गया फेसबुक हेडक्वार्टर्स, और वो सारा उसका एक पूरे दिन का टूर था। तो उसको फेसबुक हेडक्वार्टर्स वालों ने बताया कि वी हैव दिस डाटा, तो उन्होंने वो पूरा उसको मैप दिखाया, वेयर यू वेंट, हाउ डिड यू डू, एंड वेयर डिड यू स्टॉप फॉर व्हाट टाइम पीरियड। तो उसमें पूरी उसकी डिटेल थी, वो कब कहाँ से निकला, कहाँ गया, क्या किया उसने। अब उसकी बेसिस के ऊपर कंपनी डिसाइड कर सकती है कि इसको हम किस तरह से टारगेट करें। सो वो जहां जहां रुका है, अगर वो ओपरा हाउस में रुके तो ओके, ओपरा सुनने वाले लोग कैसे होते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी,
क्या ये लोग इस चीज में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ये चीज बाय करना चाहेंगे। सो एक एक छोटी छोटी चीज जिसको आप जज नहीं कर रहे होंगे उसको भी यूज किया जा रहा होगा टू टारगेट प्रोडक्ट्स टुवर्ड्स यू। सो मार्केटिंग इज गेटिंग वेरी कॉम्प्लेक्स दीज डेज। इनफैक्ट वी यूज, जैसे कि हम फाइनेंस के अंदर करते हैं, देयर इज एन ऐप in China that uses 5,000 parameters to judge if you are credit worthy or not. आपकी क्रेडिट रेटिंग एक ऐप करती है, आप एक एप्लीकेशन टाइप करते हैं और वो भेज देते हैं एक बैंक के लिए अप्रूवल के लिए। एक ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, इट मेजर्स 5,000 कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके पर्सनल डाटा के वो लेती है, मेजर करती है और बता देती है बैंक को कि इतने % चांस है कि ये लोन वापस पे करेंगे या नहीं करेंगे। 5,000। आम बैंक के अंदर अगर आप कर्जा लेने जाएंगे तो तकरीबन एक क्रेडिट एनालिस्ट कितने मेजर कर लेगा, 10 15। 5,000 कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां तक कि आपने कितने कॉन्फिडेंटली एप्लीकेशन टाइप की, उस एप्लीकेशन के अंदर क्या वर्ड्स यूज किए, आपके फोन की बैटरी कितनी रहती है चार्ज, ऑल दोस फैक्टर्स आर काउंटेड। सो 5,000 वेरिएबल्स को देखते हुए वो आइडेंटिफाई करते हैं वो वेरिएबल जो हम सबकॉन्शियसली भी यूज कर रहे होते हैं। सो दे कैन प्रोफाइल अस बेटर। सो सेगमेंटेशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स दीज डेज। मूविंग फॉरवर्ड, सो अगेन इन कैरियर्स के अलावा ये बिग डाटा के अंदर कैरियर्स भी मार्केटिंग रिसर्च में बहुत ज्यादा पोटेंशियल अवेलेबल है। देन यू मूव ऑन टू द एथिक्स इन रिसर्च। जब आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, डाटा शेयरिंग कर रहे हैं, तो इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ एथिक्स। पाकिस्तान में तो हम बड़ा इजीली ये फिल कर दें, आई विल जस्ट ब्रिंग इट टू यू, और हम फिल करवा लेते हैं अपने स्टूडेंट से, मैं स्टूडेंट्स को दूंगा कि फिल करते हैं, मेरे किसी और स्टूडेंट की रिसर्च है, स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे करवा लेते हैं। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन इंटरनेशनल कंट्रीज। वहां पर योर डेटा इज योर प्रॉपर्टी। जैसे कि अभी ये मैंने अभी एक सेशन हमारी वर्कशॉप हो रही थी, आई वाज रिकॉर्डिंग इट, हम उसकी फोटोज वगैरह भी ले लेते हैं फॉर डिफरेंट इवेंट्स यूनिवर्सिटी के जो होते हैं, बट आई कैन नॉट टेक एनीबडीज पिक्चर लाइक इंटरनेशनली। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्कैंडिनेविया में किसी कंट्री में चला जाऊं, आई कैन नॉट टेक इवन योर पिक्चर विदाउट योर कंसेंट। आई कैन नॉट शेयर योर डेटा विद समवन विदाउट योर कंसेंट। सो कोई भी डेटा मुझे क्वेश्चनर फिल करवाना, इवन दैट बिकम्स एन इशू। सो एथिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम यहाँ एथिक्स को इतना फॉलो नहीं करें, हम डेटा सेल भी कर देते हैं, हम डेटा को मिसयूज भी कर लेते हैं। सो अगेन बट इंटरनेशनली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इट शुड बी ट्रीटेड वेरी रिस्पॉन्सिबली। एथिकल स्टेटमेंट देना जरूरी होता है, उसको ये बताना कि ये डाटा कहाँ यूज होगा, किस काम के लिए यूज होगा, क्या तुम्हारा नाम आइडेंटिफाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या फिर लेट्स सपोज तुम्हारे नाम से बताया जाएगा ये बंदा था, इसने ये कहा, इसके ये रिस्पॉन्सेस थे, या फिर ऐसे कहा जाएगा कि जी 10 लोगों ने कहा कि ये इस तरह होना चाहिए। सो उसको ये सारी इंफॉर्मेशन पहले डिक्लेयर की जाती है, फिर उससे क्वेश्चनर फिल करवाया जाता है। सो एथिक्स टुवर्ड्स क्लाइंट, कि क्लाइंट का जो डाटा है वो पर्सनल होगा, उसको शेयर नहीं किया जाएगा, उसको बता दिया जाएगा कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं और ये हम ही यूज करेंगे, या हमारा कोई पार्टनर यूज कर रहा होगा, इसके अलावा कोई नहीं यूज करेगा, इसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लेकर जा सकते, ऑल दोस थिंग। देन एथिक्स टुवर्ड्स योर प्रोफेशन, कि आप अपने प्रोफेशन को भी देखेंगे कि मैं उसके अंदर तो कोई नहीं कर रहा कि लेट्स सपोज मैंने डाटा कलेक्शन की आपके साथ डील की कि मैं आपको 5,000 लोगों का डाटा कलेक्ट करके दूंगा, मैंने 3,000 का किया, उसी में से 2,000 और निकाल कर उसके एंड के ऊपर ऐड करके आपको दे दिया। दैट इज नॉट राइट। मैंने ठीक है एक मेजर चंक किया है उसका, लेकिन फिर भी मैंने चीटिंग की, मैंने आपसे कमिटमेंट 5,000 की थी। So I shouldn't have cheated. I shouldn't have just copied the 2,000 and pasted them at the end. I should have collected their data for those 2,000, or I should have told you. Yes, please. Fine. Moving forward, so professionalism, कि आपने जो कमिटमेंट की है वही डाटा प्रोवाइड करें। अगेन मैंने कहा कि जी मैं XYZ लोगों से या इस पर्टिकुलर एरिया से डाटा कलेक्ट करूंगा, वहां से मुश्किल था डाटा कलेक्ट करना, तभी तो उन्होंने मुझे हायर किया। मैंने क्या किया, जहां से इजी था वहां से जाके सारा फिल करवाया और उनको दे दिया। अगेन आई एम गोइंग अगेंस्ट माय प्रोफेशन, सो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। सिमिलरली एथिक्स टुवर्ड्स योर रिस्पोंडेंट। अगेन एक तो आपका क्लाइंट हो गया, वो रिस्पोंडेंट वाले मैंने डिस्कस कर लिया, और दूसरा है अब आपका क्लाइंट, वही जो मैंने भी एग्जांपल दी उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगी कि जो क्लाइंट ने कहा था मुझे ये डाटा चाहिए, इस तरह का चाहिए, और मैं उस तरह का डाटा उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा, सो दैट वुड बी। और अगेन क्लाइंट के साथ मैं इस तरह भी चीटिंग कर सकता हूँ, मुझसे एक क्लाइंट ने डाटा कलेक्ट करवाया, दूसरे क्लाइंट ने उससे मिलता जुलता डाटा कलेक्ट करवाने के लिए कहा, तो मैंने कहा यार उसको तो कलेक्ट करके दिया था, उसने मांगा था 5,000, इनको चाहिए 4,000, उसका 4,000 का सैंपल उठा के इनको उठा देता हूँ। मुझे दोबारा रिसर्च करने की क्या जरूरत है, मेरी तो कॉस्ट बचती है ना। फील्ड वर्कर्स नहीं जाएंगे बाहर, वो पूरी कॉस्ट रिसर्च की, पेपर की, एनालिसिस की, उसकी कैलकुलेशन की, कुछ भी नहीं करना, डाटा ऑलरेडी आया पड़ा है, उसमें से पहले 4,000 का रिजल्ट उठा के पहले वाले को दे देते हैं, दूसरे वाले को नो प्रॉब्लम। दिस वुड बी अनएथिकल, बिकॉज आपने एक क्लाइंट का डाटा दूसरे क्लाइंट को सेल कर दिया, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन इशू। Okay, successful marketing research.
अब सक्सेसफुल मार्केटिंग रिसर्च क्या होगी? जो डिसीजन ओरिएंटेड होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूं, एक अच्छी मार्केटिंग रिसर्च, एक सक्सेसफुल मार्केटिंग रिसर्च तभी होगी जब उसे इसलिए किया गया है कि वो आपके किसी डिसीजन की अनसर्टेनिटी को खत्म कर दे, कम कर दे। बिकॉज आप मार्केटिंग रिसर्च इसलिए कर रहे हैं कि आपको आइडिया मिल जाए कि मार्केट में क्या। एक रफ आइडिया तो सबको होता है ना कि ये चीज चल सकती है, मुझे इस चीज का टेस्ट अच्छा लगा, लेट्स सपोज। तो फॉर एग्जांपल ये आई रिमेम्बर ड्यू, माउंटेन ड्यू जब लॉन्च की थी पेप्सी ने, तो दे हैड दीज पीपल जो कि यहाँ पर इवन सर्कुलर रोड पे कहीं पे खड़े थे, और वो सबको कप्स में जो भी आता जा रहा था ट्रैफिक के अंदर ही, तो वहीं पर उनको कप्स में माउंटेन ड्यू दे रहे थे कि इसको टेस्ट करके बताएं कैसी है। तो उन्होंने पहले एक सैंपल टेस्ट किया कि हाँ चलेगी मार्केट में, बिकॉज वो पूरा एक नया इनिशिएटिव था, उसकी सारी बॉटलिंग डिफरेंट थी, उसके लिए पूरा लाइक डिफरेंट बॉटलिंग प्लांट लगता लेट्स सपोज, या उसकी पैकेजिंग डिफरेंट थी, उसकी वो ग्लास, तब ग्लास बॉटल ज्यादा पॉपुलर थी, तो ग्लास की बॉटल टोटली डिफरेंट शेप की थी जो उनकी पहले यूज हो रही थी उनसे, तो वो कभी अगर वो ना चलता तो वो बॉटल्स कहीं और यूज भी नहीं कर सकते थे। सो इट वॉज अ बिग गैम्बल। तो उन्होंने पहले ट्राई किया, उस डाटा से उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ ये प्रोडक्ट चल सकता है, दिस इज वर्केबल, दिस इज सेलेबल, तब उन्होंने वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया। सो वी विल डू मार्केटिंग रिसर्च जहां पर हमारी अनसर्टेनिटी कम हो जाए। मतलब हमें ये हो सकता है चल जाए, हो सकता है ना चले, हो सकता है ये स्ट्रेटजी काम कर जाए, हो सकता है ना काम करे, ओनली देन हम मार्केटिंग रिसर्च करेंगे सक्सेसफुल, को हम उसके ऊपर पैसे लगाने जा रहे हैं तो हम तभी करेंगे जब हमें पता हो कि इससे हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे उससे हमारे डिसीजन की अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, so that we are not like firing an arrow with our eyes closed, so we know where the target is, we can just target it. और हाँ, अगर हम ऐसी कोई मार्केटिंग रिसर्च करते हैं जहां पर हमारी अनसर्टेनिटी कम नहीं होती बिल्कुल भी, हम फिर भी वहीं पर रह जाते हैं कि यार पीपल माइट लाइक इट, पीपल माइट नॉट लाइक इट, people might be interested in this advertisement campaign, they might be influenced by it, they might not be influenced by it, उस कैंपेन को करने का फिर कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हमारे डिसीजन मेकिंग के अंदर वो हमारी कोई हेल्प नहीं करने वाली। तो ऐसी कैंपेन पे पैसे वेस्ट करने का, आप बहुत बड़ी कंपनी भी हो सकते हैं लेकिन वो पैसे उस कैंपेन पे वेस्ट करके भी आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जिसको आप यूज करके डिसाइड करते हैं कि ये स्ट्रेटजी लगानी चाहिए या नहीं, then it is a waste of money, so why would you even try to waste the existing hard earned money? So उस केस के अंदर प्रेफर्ड है कि आप उसको ना करें, simply until it will generate some results जो कि हम यूज कर सकें to decide about the implementation of a strategy, to decide about the introduction of a product, anything. Again, ये जो कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्केटिंग सक्सेसफुल होगी तो उसके अंदर 4 चीजें होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, इट शुड बी रेलिवेंट। सो लाइक कोई मार्केटिंग प्रॉब्लम है हमारे सामने और उसको सॉल्व करने के लिए हम मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं। कोई स्ट्रेटेजिक गोल है हमारा, कोई टेक्निकल, कोई टेक्टिकल, कोई हमारी स्ट्रेटेजिक मूव है, मार्केटिंग प्लानिंग की कोई एक्टिविटी है जिसको हम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम उसको स्पेसिफिकली टारगेट करके मार्केट रिसर्च कर रहे हैं। सो इट शुडंट बी लाइक जस्ट ब्लाइंडली डूइंग समथिंग टू जस्ट फाइंड आउट समथिंग। ठीक है, कि इससे क्या पता हमें कुछ पता चल जाए, तो जस्ट जस्ट लेट्स जस्ट डू अ मार्केटिंग रिसर्च। किसी चीज को स्पेसिफिकली, किसी प्रॉब्लम को, किसी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम टारगेटेड मार्केटिंग रिसर्च करेंगे। ठीक है। हाँ, एक और चीज जिसके अंदर आ जाती है कि क्यूरियोसिटी को सेटल करने के लिए, नहीं मुझे, मैं क्यूरियस हूँ क्या ऐसा करने से ऐसा होगा। सो कंपनी के पैसे फ्री के नहीं है कि हम उसको अपनी क्यूरियोसिटी को रिजॉल्व करने के लिए स्पेंड करें। टाइमली, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। वो इंफॉर्मेशन जो आपको टाइमली अचीव नहीं होती उसका कोई फायदा नहीं है, इट इज यूजलेस। आपने डिसीजन करना है आज, इसकी मैं एग्जांपल पहले भी आपको दे चुका हूं, और उस टाइम पीरियड के गुजरने के बाद कोई आपको अगर आके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, सो इट वुड बी यूजलेस। सो फॉर एग्जांपल, मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है एट द एंड ऑफ अक्टूबर, और मार्केटिंग रिसर्च के रिजल्ट्स मेरे पास आएंगे एट द एंड ऑफ नवंबर। मेक्स नो सेंस। प्रोडक्ट तो लॉन्च हो गया, अब उस रिसर्च का क्या करूंगा? अब तो मेरे पास एक्चुअल डाटा आ रहा है, मुझे पता चल गया कि कितना प्रोडक्ट बिक रहा है, कितना नहीं बिक रहा। अगर मुझे अक्टूबर में, मैंने जब लॉन्च करना था, तो मुझे उससे पहले वो सितंबर एंड तक डाटा मिल जाता, तो मैं डिसाइड कर सकता था ना कि मुझे ये प्लांट लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ये चेंजेस करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। सो दैट्स अ बिग डील। सो एफिशिएंट,
अगेन ये मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि कोई डिसीजन मेकिंग का रिस्क है उसको तो अगर वो सॉल्व करती है वो मार्केटिंग रिसर्च तो ठीक है। अगर वो उसको रिजॉल्व ही नहीं कर रही, हमें कोई चीज दे नहीं रही, तो उसके ऊपर स्पेंड करना वुड बी यूजलेस फॉर द फर्म। ठीक है। एक्यूरेट। अगेन ये अगेन वही बात है, लेकिन अगेन अगर डाटा एक्यूरेट नहीं है, अगर डाटा सही नहीं है, तो आई कैन आई वुड हैव नो बेनिफिट। मुझे तो डिसीजन मेकिंग में कोई हेल्प नहीं मिली ना। अगर मैंने उस इनएक्यूरेट डाटा की बेस के ऊपर कोई डिसीजन किया और वो गलत हो गया, तो क्यों डाटा ही गलत था। सो इट वुड डोंट हेल्प मी एनीवे इन डूइंग दैट डिसीजन। सो डाटा शुड बी एक्यूरेट। अगेन मैंने इसको पहले इसलिए डिस्कस किया था, ये कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में था ना, कि अगर आप कम कॉस्ट लगाकर डाटा लेना चाह रहे हैं और वो डाटा एक्यूरेट नहीं है, देन इट इज गोइंग टू बी यूजलेस in that context. So cost saving is not our objective. Accuracy is also going to be an objective. अगेन एथिकल रिसर्च जो है, एथिक्स इन रिसर्च, जिसको मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि क्लाइंट के साथ हमारी जो होगी, फिर उसके बाद रिस्पोंडेंट्स के साथ और प्रोफेशन के साथ। ठीक है कि अगेन तो क्लाइंट्स के साथ हमारा ये है कि हम उसके रिजल्ट शेयर ना करें किसी और के साथ, कंपेटिटर्स को ना प्रोवाइड कर दें उसके रिजल्ट्स, किसी और को ना प्रोवाइड कर दें, पुराना डाटा उसको ना दे दें, फ्रेश डाटा दें, जितना कहा है उतने रिस्पोंडेंट्स का डाटा कलेक्ट करके दें। रिस्पोंडेंट्स के साथ उनको मिस इन्फॉर्म किया जाए कि नहीं आपका डाटा शेयर नहीं किया जाएगा, और आगे हम उसका डाटा शेयर कर दें। तो ऑल दोज थिंग्स, एंड देन विद द प्रोफेशन एज वेल, कि हमने जो कमिटमेंट की है वो पूरी करें। नया डाटा कलेक्ट करने को है तो नया कलेक्ट करके दें, सैंपल प्रोवाइड करें पूरा। मूविंग ऑन टू द एक्चुअल टास्क जो हमने करना है, द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च अगर मैं सिंपल कहूं तो, अगर इस वर्ड को आप देख लें तो रिसर्च मतलब किसी चीज को हम दोबारा ढूंढने जा रहे हैं। ऐसा बहुत कम होगा कि कोई ऐसी चीज आपको मिले जिसके ऊपर पहले किसी ने काम नहीं किया, किसी ना किसी ने किसी ड्यूरेशन के अंदर उसके बारे में सोचा हुआ होगा। तो रिसर्च जो आती है वो कि हम किसी चीज को रीडिस्कवर करने जा रहे हैं, उसके बारे में कोई नई चीज ढूंढने जा रहे हैं again, ठीक है। What we do in research is more like a systematic process, a scientific systematic process. जैसे 2 + 2 will always be 4, and there are going to be rules. 2 multiplied by 2, 2 multiplied by 3, there are rules that we have to follow. So 2 3s are 6. So again, there are rules. How would these things follow? It will always follow the same pattern. So research is a scientific systematic process. It will always follow the same flow, the same principle, the same strategy, the same technique. So आप बैचलर्स लेवल पे रिसर्च करें, आप मास्टर्स लेवल पे करें, आप पीएचडी लेवल पे रिसर्च करें, आप कंपनी के लिए मार्केटिंग रिसर्च करें, it will have the same components. It will follow the same rules. Okay. अब ये फिलहाल इसमें 10 स्टेप्स के अंदर प्रोसेस। अगेन एवरीबडी हैज अ डिफरेंट अप्रोच टू रिसर्च स्टेप्स और स्टाइल्स। यहाँ पर हमने 10 स्टेप्स के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है रिसर्च प्रोसेस को। सबसे पहली बात, रिसर्च करनी ही क्यों है, क्यों करनी है रिसर्च। एस्टेब्लिश द नीड फॉर दैट मार्केटिंग रिसर्च। हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है हमें। सो विल फाइंड आउट, ओके ये प्रॉब्लम है, हम इसका सोल्यूशन जब तक नहीं होगा हम इस बारे में डिसीजन नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई वी नीड टू डू दिस पर्टिकुलर रिसर्च। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देन यू डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम, कि हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्या है। अब इसको प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन किया जाएगा। If I can illustrate this to you with the help of a analogy, ठीक है। मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ and I tell him that I have a headache, I have a sore throat, I have a cough, or I have a fever, anything, ठीक है, I have them. So what would the doctor do? यार लेकिन किस चीज की मेडिसिन देगा वो मुझे। Yeah, he'll have to find out the actual problem. क्या मुझे हेडेक, अगर सिर्फ मेरा हेडेक का सिम्टम है, लेट्स सपोज इट कुड बी जस्ट बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, इट कुड बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, इट कुड बी बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर, देयर कुड बी सो मेनी रीजंस। लेकिन हाँ, जो उसको बाकी डिटेल्स में मुझसे पूछ रहा हूँ कि कफ तो है, ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, that helps him identify what is the actual problem with this person.
सिर्फ टेम्परेचर और मैं हेडेक लेकर चलाऊंगा, इट वोंट बी यूजफुल। तो मुझे चेक करेगा, ओके या आई थिंक यू हैव अ सोर थ्रोट, आई हैव थिंक यू हैव दिस, सो again he'll ask me, you have pain over here, you have pain over here, you do your ears ring or something like that, and based on that he'll decide, okay, he has a cold, and then he'll prescribe me medicine according to that. Same applies to business, anything at all. हमने देखा कि एक हमारा लेट सपोज बिलिंग काउंटर है, आई रिमेम्बर आज से कुछ साल पहले तक जब तक कि आप ऑनलाइन फीस पे नहीं करी, इवन आज भी, मैंने ये कोविड के दौरान आई थिंक मुझे बैंक से पता नहीं क्या काम था, आई हैड टू पे समथिंग और समथिंग, आई डोंट नो, वो बैंक के अंदर से ही होना था, वो एटीएम से हो नहीं सकता था, एंड देयर वाज दिस ह्यूज लाइन। वो फर्स्ट मंथ की तारीख थी, तो उसके अंदर आई थिंक सैलरीज भी आई हुई होती हैं और कुछ स्टूडेंट्स की फीस वगैरह का भी कुछ आई थिंक सबमिशन का था। देयर वाज दिस ह्यूज लाइन इवन आउटसाइड द ब्रांच एज वेल। सो वो कैश काउंटर से लेकर कहां तक एक ह्यूज लाइन थी, एंड आई वाज लाइक यार दिस इज क्रेजी, आई कैन नेवर, लाइक ये लाइन तो खत्म नहीं होगी, लाइक मैं पूरा दिन भी अगर यहाँ पर खड़ा रहूंगा तो। स्पेशली अब तो फिर भी बेटर है कि आप मोबाइल ऐप से पे कर सकते हैं, इससे पहले क्योंकि इससे कई कम स्टूडेंट्स होते थे और तब ये हाल होता था। तो अगर आज इन सबको वहां लाइन में लग के फीस पे करनी हो तो इट वुड बी रिडिकुलस ऑन द लास्ट डेज। लेकिन यू सी, अब मैंने ये देखा एंड आई वाज लाइक ओहो हो, इसका मतलब है कि आगे यार जो बंदा है ना वो काम सही नहीं करता, वो बहुत स्लो है, या फिर आगे एक ही तो काउंटर है, एक ही रिसीव करने वाला बंदा, वही कैश लेगा, पर्ची बनाएगा, प्रिंट करेगा एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा इसकी ये प्रॉब्लम है। जबकि अगर मैं वहां बैठूं, उसको देखूं, ऑब्जर्व करूं कि क्या हो रहा है, तो मुझे पता चला यार इधर अगर आप 3 बंदे भी बिठा देंगे, एंड ऑफ द डे स्पीड उतनी तेज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम स्लो है। जिस सिस्टम के ऊपर वो काम कर रहे हैं, वो एंट्री करता है, वो पहले चलेगा, वो ओपन होते हुए 5 मिनट लगाता है, उसके बाद उसने अंदर एंट्री करनी है, फिर वो प्रिंटर जब प्रिंट कमांड देगा तो उसके ऊपर काफी टाइम लगेगा। तो डेफिनेटली वो आप जितने मर्जी बंदे बिठा ले, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। यू नीड टू इंप्रूव द स्पीड ऑफ द सिस्टम, या फिर यू नीड टू इंप्रूव द नंबर ऑफ पीपल। अगर सिस्टम की स्पीड अच्छी है, वहां सिर्फ एक बंदा बैठा डील कर, तो यू नीड टू हैव मोर पीपल ओवर देयर। या फिर इस केस के अंदर जैसे कि लास्ट डे के ऊपर हो रहा है, तो मुझे पता चला अच्छा एक दिन के ऊपर ये इशू आ रहा है, तो स्टूडेंट्स शुड बी टोल्ड कि सबकी जो उनकी जो फीस स्लिप है, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स की फीस स्लिप के ऊपर डिफरेंट डेट देनी चाहिए लास्ट। किसी को लेट्स सपोज 30th की दे दी, किसी को 31st की दे दी, किसी को 1st की दे दी, 2-3 दिनों में डिवाइड हो जाएगा, तो वो स्टूडेंट्स का लोड डिवाइड हो जाएगा। तो एवरी प्रॉब्लम विल हैव अ डिफरेंट सोल्यूशन। लेकिन मैं अगर सिम्टम देखो, इतनी बड़ी लाइन है और इसके हिसाब से ये बंदा काम नहीं करता सही, ये बैठ के वो एक आपने वो पॉपुलर फोटो है, तकरीबन हर किसी ने देखी भी होगी, कि वो बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई और वो अंदर वो क्या थी, वो 3 पत्ती टाइप वो जो गेम होती थी कंप्यूटर के अंदर, वो खेल रहा है आराम से बैठा। ये बड़ी पॉपुलर फोटो है, मैंने कई बार देखी हुई एट सेवरल इंस्टेंसेस, कि अंदर बंदा बैठा, वो काम नहीं करता, वो ऐसे गेम खेलता रहता है बैठा। ऑन द फेस ऑफ इट मुझे ऐसे ही लगेगा। सो वी हैव टू डिफरेंशिएट द सिम्टम्स फ्रॉम द एक्चुअल प्रॉब्लम। दैट इज व्हाई जब हमने नीड एस्टेब्लिश कर ली कि रिसर्च करने की जरूरत है, तो वहां हमने सिम्टम्स देखे कि ये सिम्टम्स हैं, ये मसला है, यहाँ पर ये इशू है। देन वी गो डाउन टू द एक्चुअल पॉइंट वेयर वी गो इनटू डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, जहां हमने आइडेंटिफाई किया कि नहीं यहाँ पर सिस्टम की स्पीड, यहाँ पर और ज्यादा लोग होना जरूरी है, या फिर यहाँ पर लास्ट डे के ऊपर रश लगता है, बाकी दिनों में रश नहीं लगता। दैट मीन्स कि वो जो लास्ट डे है उसको 2-3 दिनों में डिवाइड कर देना चाहिए। सो दैट वुड हेल्प यू आउट, दैट विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। तो हमें पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना होगा। वी कैन नॉट जस्ट टेल के इतनी लंबी लाइन लगी थी, ये हमारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वो लंबी लाइन नहीं है, या वो बंदा जो एक बैठा है, बस हमने देख लिया ना इतनी लंबी लाइन है, वो काम नहीं करता, वो सिर्फ बैठ के गेम खेलता है। That is not the problem, that is a symptom. You have to identify the actual problem कि इसके पीछे कॉज क्या है, किस चीज ने ये डिले कॉज किया हुआ है, एंड देन यू टारगेट दैट। तो आपको अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, यू एस्टेब्लिश योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, कि अब ये जो प्रॉब्लम है ये तय हो गई है, नाउ लेट्स एस्टेब्लिश कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम कैसे इस प्रॉब्लम को कंफर्म करेंगे, हम क्या क्या चीजें लोगों से पूछेंगे, इसकी सॉल्यूशन किस तरह से डेवलप करेंगे। सो यू एस्टैब्लिश योर ऑब्जेक्टिव कि पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होगा, इससे हमें ये पता चलेगा और उसकी बेसिस के ऊपर हम ये डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है। देन यू फॉर्मुलेट योर रिसर्च डिजाइन, ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस, देयर आर सिमिलर थिंग्स, तो डजंट मैटर कि आपने क्वेश्चन डिजाइन किए कि नहीं किए। अब आपने अगेन इससे पहले एक स्टेज होती है जो हम यूजुअली कर रहे होते हैं मार्केटिंग रिसर्च में, आई डोंट नो की जाती है कि नहीं, in terms of especially when you're doing it in terms of the organizational context, but in most cases कोई भी रिसर्च हो रही है तो उसके अंदर एक लिटरेचर रिव्यू जरूर किया जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि आर वी गोइंग टू रीइन्वेंट द व्हील, हम कोई ऐसी रिसर्च तो नहीं करने जा रहे जिसमें पहले किसी ने काम करके बताया कि इसकी ये वजह होती है, ये इसका इसके साथ रिलेशनशिप है। सो हमने
आईवीज आइडेंटिफाई किए कि ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वजह से इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। एंड एंड ऑफ द डे हमें पता ये चला वो तो पहले ही किसी ने करके लिखा हुआ था ऑलरेडी, तो हमें करने की क्या जरूरत थी, हम उसी की रिसर्च पढ़ लेते। सो दैट इज व्हाई वी डू अ लिटरेचर रिव्यू। सो फॉर एग्जांपल, हम थोड़ा सा स्टोन एज टाइप के एरिया में रहते हैं, हमें पता नहीं है अभी कि व्हील इन्वेंट हो चुका है। अब हमने देखा यार ये चीजें ट्रांसपोर्ट करनी होती हैं या कुछ ट्रांसपोर्ट होना होती तो कोई चीज इन्वेंट की जाए। हमने एक स्क्वायर या ट्रायंगुलर टाइप का व्हील बना लिया, हमने एक ट्रायंगुलर व्हील बनाया। अब वो जब भी फ्लिप होता है इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो झटका लगेगा पूरा का, जब एक पूरा ट्रायंगल नीचे जाएगा पूरी फेस उसका चेंज हो जाएगा, तो इसके ऊपर तो सामान टूट जाता है ऊपर पड़ा हुआ। लेकिन जब वो गिरा तो आपने देखा उसका एक कॉर्नर टूट गया, अब वो स्क्वायर से ज्यादा क्लोज हो गया, एक और उसके अंदर एंगल ऐड हो गया, जब इसका एक कॉर्नर टूट गया फ्लैट, नाउ यू टर्न इट, यार ये इजी टर्न होता है, मतलब इसके एंगल्स बढ़ाने चाहिए हमें। तो टर्न करते करते यू सो कि इसके कॉर्नर्स जितने जितने हमने कम किए हैं, हम 8 पे गए तो ज्यादा अच्छा चल रहा है, 16 पे गए और अच्छा चल रहा है, उसको फुल राउंड कर दिया इन्फिनिटी तक, जिसका मतलब होगा कि साइड्स हैं उसकी, बहुत अच्छा चलता है। वी इन्वेंटेड द व्हील, वाओ फैंटास्टिक। तो हम पहले ही देख लेते यार किसी और ने इन्वेंट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, पता चला कि वो तो साथ वाले हमसाये ने हमारे से पहले इन्वेंट किया हुआ था। सो लिटरेचर रिव्यू का पर्पस है दैट वी डू नॉट री इन्वेंट द व्हील। एक चीज जो किसी ने पहले से डिस्कवर की हुई है, हम उसके ऊपर मेहनत करके अपना टाइम जाया ना करें। तो हम पहले लिटरेचर रिव्यू कर लेते, देख लेते कि उसने पिछलों ने क्या काम किया हुआ है, और क्या कोई चीज ऐसी है जो वो मिस कर गए हैं जो हमें करने की जरूरत है आज इस वक्त। तो एक एस्पेक्ट ये भी ऐड हो जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, देन वी फॉर्मुलेट द रिसर्च डिजाइन, जिसे हम कहते हैं मेथोडोलॉजी या रिसर्च डिजाइन, कि हम रिसर्च करेंगे किस तरह। अब इसके बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। हो सकता है हम लोगों से इंटरव्यूज लें, हो सकता है हम उनसे क्वेश्चनर फिल करवाएं, अब हो सकता है कि हम उनको ऑब्जर्व करें। एंड दिस हैज हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स कि आपको डिसाइड करना होगा कि किस मेथड से बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। हो सकता है हमें फोकस ग्रुप करना पड़े, तो वी डोंट नो। और फिर अगेन ऑब्जर्वेशन भी करनी है, तो हम उन्हें बता के ऑब्जर्व करें या बताए बगैर ऑब्जर्व करें। सो इट हैपेंड वंस, आई डोंट नो जेरोक्स ने किसी और कंपनी ने ये लोगों से सर्वे किया कि डिफरेंट कंपनीज में जहां वो अपनी फोटोकॉपी मशीन सेल करते थे, कि क्या आप मशीन को उसी तरह इस्तेमाल करते हैं आपके एम्प्लॉयज जो जैसे उनको करना चाहिए। उन एम्प्लॉयज को क्वेश्चनर दे दिया गया सारों को जो यूज करते थे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल जी, वो जी 5 मिनट वेट करना होता है मशीन के स्टार्ट होने के बाद वार्म अप का, तो हम वेट करते हैं, हम बड़े आराम से उसको ओपन करते हैं क्लोज करते हैं, पेपर बड़े आराम से लोड करते हैं, किक चिक नहीं मारते, बड़े अच्छे तरीके से उसको वोल्टेज फ्लक्चुएशन का ख्याल करते हैं, और हम एंड पे जाते हुए मशीन को टर्न ऑफ करके जाते हैं, या ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, वाओ यार फैंटास्टिक, ये तो बड़ा अच्छी तरह से मशीन ऑपरेट करते हैं। लेकिन मशीन की हालत ऐसी नहीं होती जब भी टेक्नीशियन जाता है वहां पर उसको रिपेयर करने के लिए या ठीक करने के लिए। सो दे इंस्टॉल दीज कैमरास। अब वो बता के लगाएंगे तो भी यही होगा, तो उन्होंने बताए बगैर कैमरास लगा दिए देखने के लिए कि लोग किस तरह से इस मशीन को ऑपरेट करते हैं। तो दे फाउंड आउट को बटन दबाती ओ चल यार क्यों नहीं चल रही भाई, चल चल, उसको स्लैप कर रहे हैं, उसको किक कर रहे हैं, वो पेपर रखना है तो उसको ओपन करके ऐसे जोर से शट भी कर रहे हैं हम, अगेन पेपर लोड करना है तो उसको जोर जोर से किक मार के पेपर की ट्रेस लोड कर रहे हैं। तो अगेन पेपर जैम हुआ है तो फ्रस्ट्रेट होकर उसको किक शिक मार दिया। उससे उन्हें पता चला कि वो जो कह रहे हैं और जो एक्चुअली कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। सो यू हैव टू बीइंग द रिसर्चर, यू हैव टू आइडेंटिफाई के बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर योर टाइप ऑफ रिसर्च, जो आप करने जा रहे हैं उसके लिए क्या होगी। अब कुछ चीजें ऐसी होंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो मैं लोगों से पूछूंगा तो वो मुझे डायरेक्टली नहीं बताएंगे। ठीक है जी, क्या आप चीटिंग करते हैं, क्या आप ने किसी के पैसे कभी लिए और वापस ना किए हो, बुरी बुरी बातें किसी के भी बारे में। ठीक है, क्या आपने कभी झूठ बोला है, नहीं नहीं मैं तो कभी झूठ ही नहीं बोला जी जिंदगी सारी। ओके, सो मैं आपसे पूछूंगा तो आप ये बताएंगे मुझे। ठीक है, सो इसके अंदर हम फिर टेक्निक देखेंगे, किस टेक्निक से मुझे ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट। अब मैं ऑब्जर्व तो कर नहीं सकता, आप जब झूठ बोलो तब मैं आपको देख रहा हूँ। व्हाट आई वुड डू इज, मैं आपको साइकोलॉजिकल टेक्निक यूज करूंगा। साइकोलॉजिकली एक टेक्निक होती है जिसके अंदर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई बंदा सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। सो मैं आपसे पूछूंगा, ये जो आपका कोलीग हैं तो वो झूठ बोलते हैं, जी जी बिल्कुल बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। यार वो आपके जो ये कोलीग्स हैं इनमें से किसी ने कभी आपसे पैसे उधार लिए हो, नहीं दिए हो, या किसी और से लिए हो, नहीं दिए हो, बिल्कुल बिल्कुल कभी वापस नहीं करते यार, बड़े जालिम लोग हैं। सारी इंफॉर्मेशन आएगी। अब आप इंफॉर्मेशन कहने को तो अपने कोलीग्स के बारे में दे रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन आप अपने बारे में बता रहे हैं कि आई डू दिस एज वेल। ये साइकोलॉजिकल टेक्निक है, क्योंकि अब इल्जाम किसी और के ऊपर लग रहा है ना, सो वी हैव नो इश्यूज बताने के अंदर। सो एंड ऑफ द डे एज अ रिसर्चर वी गॉट द रिजल्ट्स वी वांटेड। So for example,
अगर आपको ऑनेस्टी इनकलकेट करनी है किसी में, या एक ऐसा कल्चर के यार लोग चीटिंग ना करें, दो नंबरी ना करें या चोरी ना करें, लेट्स सपोज, तो देयर वाज दिस एक्सपेरिमेंट, दिस इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। तो एक रूम था, वहां उन्होंने कैश रख दिया, किसी का वॉलेट गिरा दिया। अगेन, जो आएगा वो अब उठाकर कोई ले जाते हैं, मेजोरिटी, कुछ लोग हैं वो छोड़ जाते हैं। उसी एक्सपेरिमेंट को जब उन्होंने रिपीट किया तो उन्होंने सिर्फ चेंज ये किया कि उसके पीछे बड़ी सारी एक आइस की फोटो लगा दी। आइस को ना बड़ा सारा किसी की आइस के ऊपर क्लोजअप करके वो बड़ा इस बोर्ड के साइज की आइस की एक फोटो लगा दी बस। अब जब बंदा उठा लेता और सामने आइस के ऊपर नजर पड़ती ना, वो खुद ही छोड़ के चला जाता था। क्यों? ये साइकोलॉजिकल है कि यार मुझे कोई देख रहा है, या किसी ने मुझे देख लिया तो उसके माइंड में आ गया। So we play with the psychological aspects as well. So you have to design again, formulate the research design। क्यों? मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो कस्टमर मुझे खुद से नहीं बताएगा, बताना चाहता भी होगा, ऐसी नहीं है कि उसके नेगेटिव जा रही है, लेकिन उसे खुद को भी नहीं पता कि मैं उससे ये इंफॉर्मेशन जानना चाह रहा हूँ। आई हैव टू गेट इट आउट ऑफ हिम। मुझे उसको कन्वर्सेशन में लगाकर उसकी डीप थॉट्स, उसके प्रोसेसेस, थिंकिंग प्रोसेसेस के अंदर ले जाकर मुझे ये पता करना होगा कि ये इस मामले पर क्या सोच रहा है। तो मुझे फोकस ग्रुप करना पड़ेगा। उसके अंदर एक जो पार्टिसिपेंट, जो ट्रेंड एक्सपर्ट होगा, वो उनको घुमा फिरा के उस टॉपिक के अराउंड बुलवाता रहेगा, इसके बारे बोलें, इसके बारे में बताएं, इसके बारे में बताएं, इसके बारे में आपको क्या मन। तो एंड ऑफ द डे वो जब इतनी डिटेल डिस्कशन हो रही होगी तो उसमें से वो जो आप सब कॉन्शियस लेवल की भी बातें जानना चाह रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएंगी कि एट द सब कॉन्शियस कोई क्या सोच रहा है। तो वहां पर ये स्ट्रेटजी लगेगी। लेकिन अगर मुझे जनरल बातें पूछने जो कोई भी आमतौर पर बता देगा, आई कैन सेंड एन क्वेश्चन, आई कैन डू एन इंटरव्यू, पॉसिबल, इजीली डूएबल। सो आई हैव टू सी कि मुझे कौन सी रिसर्च टेक्निक लगानी है फॉर विच टाइप ऑफ रिसर्च। और सिर्फ टेक्निक नहीं, जब हम रिसर्च डिजाइन की बात कर रहे हैं तो मैं सैंपल कितना लूं, और सैंपल अगेन वुड बी डिफरेंट। जहां पर पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 21 करोड़, तो आई नीड अ मच बिगर सैंपल। अगेन, कुछ जगहों के ऊपर सैंपलिंग इज मस्ट, कुछ जगहों के ऊपर आपको एक्चुअली सेंसस करना पड़ जाता है। गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलेशन का सेंसस क्यों करती है? वो सैंपल ले ले, ठीक है, सैंपल भी तो ले सकते हैं ना, कि इस इलाके में इतने लोग हैं ना, तो ओवरऑल पाकिस्तान में इतने स्क्वायर किलोमीटर हैं तो इतने लोग होंगे। इट वोंट बी 100% एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, so that would be an issue. Again, we'll have to take a very big sample to extrapolate that result. और कुछ केसेस के अंदर हम सैंपल लेने पे मजबूर होते हैं जहां हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, वी आर बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स। अब अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारे बिस्किट्स की क्वालिटी सही है कि नहीं, तो उसका एक ही तरीका है, हर बिस्किट खाकर देखना पड़ेगा। अब खाया हुआ बिस्किट आप किसी को बेच नहीं सकते। वो जो क्वालिटी चेक की थी ना, इसलिए जरा सा खा के देखा था हमने। ये अक्सर आपके जो ये आलमंड्स होते हैं, पाकिस्तान में जो आलमंड बिकता है, अब वो कड़वा भी होता है बीच में। तो ये कैसे इंश्योर किया जाए कि ये आलमंड कड़वा नहीं है?